नेक्स्ट देखिए असर्शन रीज़न है। असर्शन रीज़न में देखिए आपके पास 4 चॉइसेस होती है। पहली होती है कि पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, और जो रीज़न होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। दूसरी में ये ट्रू तो होते हैं दोनों असर्शन और रीज़न, बट जो रीज़न दिया होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तीसरी जो स्टेटमेंट होती है उसमें आपको बोलते हैं ये दोनों ट्रू, ये ए असर्शन ट्रू है बट आर फॉल्स है रीज़न। चौथी स्टेटमेंट में असर्शन फॉल्स होता है, रीज़न ट्रू होता है। तो सबसे पहले तो आप चेक करना कि क्या दोनों जो स्टेटमेंट्स है असर्शन और रीज़न वाली वो ट्रू है। दोनों की दोनों अगर ट्रू होगी तो आपके आंसर ए और बी ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। बट अगर दोनों स्टेटमेंट में एक जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स आ गई तो आपके आंसर सी या डी में से आएंगे, ये याद रखना। तो पहले आपको चेक करना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए सबसे पहले आपको असर्शन रीज़न ये दिया है। इसमें असर्शन में बोला गैलियम और सीजियम जो होती है ना मेल्ट हो जाती है अगर मैं इसे हैंड में भी रखूँ। यस पढ़ा है ना आपने कि ये जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो ये असर्शन स्टेटमेंट तो ठीक है ना, असर्शन वाली स्टेटमेंट यस इन ये हाथ में क्या हो सकती है, मेल्ट हो सकती है। तो करेक्ट है ये वाली स्टेटमेंट। सेकंड रीजन की स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। गैलियम एंड सीजियम के लो मेल्टिंग पॉइंट है, यस ये भी ठीक है। देखिए गैलियम और सीजियम वैसे तो मेटल्स होती है, और मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे आयरन मेटल है ना, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। बट एक्सेप्शन होता है मेटल्स के केस में जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उनमें गैलियम और सीजियम होता है, ये याद रखना। तो गैलियम और सीजियम के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, यस ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट भी ठीक है और रीजन वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। इट मीन्स हमारा आंसर ए और बी में मिलेगा हमको। जब दोनों स्टेटमेंट ठीक होती है तो हमारा आंसर ए और बी में मिलता है, और जब दोनों में से कोई एक गलत होती है तो हमारा आंसर सी और डी में मिलता है, ये याद रखना। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि असर्शन और रीजन वाली स्टेटमेंट ट्रू है। असर्शन वाली स्टेटमेंट पढ़ो, देखो ट्रू है कि नहीं। रीजन वाली स्टेटमेंट पढ़ो, देखो ट्रू है कि नहीं। अगर दोनों ट्रू है तो यस आंसर आपको ए और बी में मिलेगा, और दोनों में से एक फॉल्स होती है तो सी और डी में मिलता। अब आपको देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है, बट ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है क्या ये एक्सप्लेनेशन दे रही है असर्शन का। इन्होंने क्या बोला था असर्शन में, गैलियम और सीजियम हैंड में क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। क्यों होती होगी मेल्ट, क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। तो ये रीज़न में यही तो बताया है इन्होंने कि मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, है ना। तो ये रीज़न भी इसके लिए एक्सप्लेनेशन सही दिया है। तो पहली बात तो ये दोनों ट्रू है, तो ए और बी में से किसी एक में आंसर मिलना था, है ना, या तो इसमें या इसमें। अब यहाँ पे ये ट्रू भी और रीज़न भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो यस इसका आंसर ए होगा। क्लियर। हाँ अगर रीज़न कुछ और ही बता रहा होता तो बी आंसर होता। तो अब इसका नेक्स्ट वाला भी चेक करते हैं। एजर्शन वाली स्टेटमेंट कहती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यस हमने पढ़ा हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक आर सच ऑक्साइड विच रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस। ओके तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब इन्होंने रीजन में बोला एल्यूमिनियम एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। यस ये भी मैंने बताया आपको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं, और फिर रिएक्ट करके ऑक्साइड है तो यानी कि ये बेसिक होंगे ना, तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट ही तो बनाएगा, है ना। अच्छा जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बेस नेचर के हो जाएंगे, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये खुद अपने आप एसिडिक नेचर के हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने अगर एसिड के साथ रिएक्ट किया तो बताओ इसका नेचर कैसा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बेसिक नेचर का है, और अगर बेस के साथ रिएक्शन करता तो ये एसिडिक नेचर का हो जाता है। इसी टाइप के ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है इसकी, और ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है कि ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है। यस तो पहला जब दोनों स्टेटमेंट ठीक हो तो आंसर हमें किस में मिलता है, एजर्शन रीजन का ए और बी पार्ट में, ठीक है। अब ये ए और बी में मुझे आंसर मिला, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ये जो रीज़न है ये सी के लिए एक्सप्लेनेशन है। यस क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ही तो यही है कि ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो ये इसी का तो एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना। तो यानी कि ये जो रीज़न है ये इसी के लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जो दोनों के साथ रिएक्ट करे, तो ये रीज़न इसी को तो समझाने के लिए बताया गया है। तो यस ये रीज़न भी ठीक है, सॉरी दोनों स्टेटमेंट भी ठीक है, और जो ये रीज़न है ये भी इसका एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा आंसर होगा ए और बी में, ए आंसर होगा, है ना, ए वाला। तो आपको पहले तो चेक करना है दोनों स्टेटमेंट को
कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो आंसर ए और बी में मिलेगा। फिर चेक करना क्या ये इसका लिए रीज़न है, तो आंसर ए में मिलेगा। हाँ, अगर दोनों में से कोई एक गलत स्टेटमेंट होती तो या तो सी आंसर होता या डी होता। ठीक है, तो आंसर में आपको यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं लगाने, यहाँ हाँ रफ में आप लिख सकते हो ये ट्रू है, ये ट्रू है, फिर आप चेक करो एक्सप्लेनेशन ठीक है कि नहीं, फिर आंसर ए या बी। ठीक है, क्लियर। बट आंसर आपको ए या बी ऑप्शंस में से देना है। ठीक है, ऐसे इसका आंसर भी ऑप्शन में देना जो आपके पास 4 ऑप्शन ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए एजर्शन रीजन में से है। पेंक्रियाज इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। यस, ट्रू है स्टेटमेंट। पेंक्रियाज किस में हेल्प करता है, किस में एसेंशियल होता है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में मेंटेन करने में। ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंसुलिन इज रिलीज बाय स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल लोकेटेड ऑन इट। यस, इंसुलिन रिलीज होता है ना सेल्स से, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो आंसर आपको ए और बी में मिलेगा। किस में मिलेगा, जब दोनों ट्रू स्टेटमेंट हो तो आंसर आपको या तो ए पार्ट में मिलेगा या बी पार्ट में। अब आपको चेक करना है रीज़न एक्सप्लेनेशन ठीक था। तो ये जो बोला गया पेंक्रियाज ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, मेंटेन करता है, और इंसुलिन सेल में लोकेटेड होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो ये इंसुलिन की लाइन तो कुछ और ही है ना, इससे रिलेटेड तो है ही नहीं, पेंक्रियाज से रिलेटेड। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, बट ये इसको थोड़ी ना समझा रही है, इस पेंक्रियाज वाली लाइन को, वो तो कुछ अलग ही बता रही है। तो यानी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर तो ए और बी में मिला, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो पेंक्रियाज वाले का आंसर बी होगा, बाकी इन दोनों के आंसर ए ऑप्शन था। नेक्स्ट भी एजर्शन रीजन में से है। ऑब्जेक्टिव और आई पीस ऑफ टेलीस्कोप हैज़ ए लार्ज अपर्चर। देखिए जो टेलीस्कोप होता है ना, उसको हम, उसके अंदर 2 टाइप के लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई पीस होता है। तो इस टेलीस्कोप में जो लेंस होते हैं उनके एपर्चर क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है, एपर्चर का मतलब समझते हैं ना, ये जो लेंस की ये जो साइज होता है, ये वाला, ये इसको हम एपर्चर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ना एपर्चर बड़ा होता है टेलीस्कोप में, ये ट्रू स्टेटमेंट है। यस, ठीक है, माइक्रोस्कोप होता है तो छोटा एपर्चर होता है, बट टेलीस्कोप का एपर्चर क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसका रीज़न का देखिए लाइन पढ़िए, आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप गैदर मोर लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो आई पीस जो होता है ना टेलीस्कोप का, वो ज़्यादा लाइट ले लेता है, गैदर कर लेता है अगर दूर से कोई ऑब्जेक्ट से आ रही हो लाइट। ठीक है, और उसके कारण वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की एक बहुत ब्राइट इमेज बनाता है। तो ये भी ठीक ही है, टेलीस्कोप ज़्यादा लाइट को कलेक्ट कर लेता है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैंने आंसर बोला था ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में से मिलेगा। अब आपको चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रही है। तो इन्होंने बोला था टेलीस्कोप का अपर्चर लार्ज है, अपर्चर लार्ज होने के कारण ही तो, क्यों अपर्चर लार्ज करना पड़ता है, क्योंकि ताकि ये ज़्यादा लाइट को ले सके, है ना, और ज़्यादा ऑब्जेक्ट को हमें ब्राइट दिखा सके। तो ये रीज़न इसी के लिए तो दिया है, अपर्चर लार्ज क्यों होता है, ताकि ये काम कर सके, है ना। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो यानी कि ए और बी में से जब एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होता है तो आंसर ए होता है ना, ए ऑप्शन है। इसमें से 4 पॉइंट है ना, इसमें से ए ऑप्शन वाला ठीक होगा। तो आई होप आपको ये एजरेंट रीजन समझ आ गए होंगे। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दोनों पढ़ो, देखो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ए बी में मिलता है। तो ए में कब मिलता है, जब एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल पहले वाली लाइन को ये वाली लाइन एक्सप्लेन कर रही हो। ठीक है, और अगर नहीं कर पा रही हो एक्सप्लेन तो बी आंसर होगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हुई तो या तो सी में आंसर मिलेगा या डी में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17।